जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना ने प्लेस किए नाग अस्त्र 1R लॉयटरिंग म्यूनिशंस के एडिशनल ऑर्डर्स। अग्नि 5 के कन्वेंशनल वर्जन पर चल रहा है काम। सीरिया में ईरान ने यूएस के मिलिट्री बेस पर करी स्ट्राइक। डैमेज कंट्रोल के लिए पाकिस्तान ने ईरान को लेकर भारत के खिलाफ फैलाई फेक न्यूज़। और भारतीय सेना के एक जवान पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार। भारतीय सेना ने अपनी प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाने वाली योजना के तहत ही सोलर इंडस्ट्रीज के 450 और नाग अस्त्र 1R लॉयटरिंग म्यूनिशंस के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। और जबकि इससे पहले 480 नाग अस्त्र 1 लॉयटरिंग म्यूनिशंस पिछले साल यानी कि जून 2024 में भी डिलीवर किए जा चुके हैं, जिनमें 75% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट था। और वही नाग अस्त्र 1 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस्तेमाल किए गए थे। और नाग अस्त्र 1 लॉयटरिंग म्यूनिशंस की कैपेबिलिटी को देखने के बाद ही अब भारतीय सेना ने 450 और नाग अस्त्र 1R लॉयटरिंग म्यूनिशंस के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। और नाग अस्त्र 1 की तुलना में इस नाग अस्त्र 1R में जो स्वदेशी कंटेंट है वो 80% से ज़्यादा का है, जिसके लद्दाख और बबीना जैसी अलग अलग लोकेशंस में सफलतापूर्वक फील्ड ट्रायल्स भी कंडक्ट किए गए। बाकी इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 2 मीटर्स की है, यानी कि ये बेहद ही सटीकता के साथ अपने टारगेट्स पर स्ट्राइक कर सकता है। ये 360 डिग्री के गिम्बल कैमरा के साथ भी आता है। नाइट टाइम मिशंस के लिए इसमें थर्मल कैमरा का ऑप्शन भी है और मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल करने के लिए इसमें फुली रीयूजेबल लॉन्चर सिस्टम भी दिया गया है। इसके एंड्योरेंस टाइम 60 मिनट का है। मैन इन लूप कंट्रोल रेंज है 15 किलोमीटर्स और ऑटोनोमस मोड रेंज है 30 किलोमीटर्स। और इसमें अबॉर्ट, रिकवर और रीयूज वाला भी फीचर है, यानी कि अगर आप इस लॉयटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च करते हैं और टारगेट डिटेक्ट नहीं हो पाता है तो आप इस मिशन को अबॉर्ट करके इसे वापस सेफली बुला सकते हैं और फिर दोबारा से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा भारत की एक और ड्रोन फर्म है आइडिया फोर्ज, तो इनको भी भारतीय सेना से हाइब्रिड मिनी यूएवी सिस्टम्स को सप्लाई करने का 137 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। और इन हाइब्रिड मिनी यूएवीज को भारतीय सेना अपने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके खरीद रही है, जिनके इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस में किया जाएगा। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका की प्रिसिशन स्ट्राइक्स के बाद जहां एक तरफ हमारे निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान की एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई थी कि एक दिन पहले पाकिस्तान की सरकार ने यूएस के प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया था और फिर अगले दिन वही सरकार अमेरिका की निंदा कर रही थी ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए। और जैसे कि ये तो कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान ने किस तरह से ईरान को धोखा दिया है, तो अब ये सारा डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग है वो एक बार फिर से एक्टिव हुई है। और अब उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक नए तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिस पर उनकी तरफ से क्लेम किया गया है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। और ये जो फेक नैरेटिव्स हैं ये कुछ ऐसे हैंडल्स के द्वारा फैलाए जा रहे हैं जिनको कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये हैंडल्स पाकिस्तान के नहीं बल्कि ईरान के हैं, पर एक्चुअल में ये सभी पाकिस्तानी हैंडल्स हैं और उनको पाकिस्तान ही ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा एक हैंडल है ईरान टाइम्स करके, और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये ईरान का कोई भी ऑफिशियल मीडिया हैंडल नहीं है। बाकी भारत सरकार ने तो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिका ने भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया था। और जबकि यूएस मिलिट्री के ऑफिशियल ने भी प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट रूप से बताया था कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में उन्होंने किस तरह के फ्लाइट पाथ का इस्तेमाल किया, और उसमें ये स्पष्ट हो गया था कि भारत उस फ्लाइट पाथ का हिस्सा नहीं था। वो बात अलग है कि यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स की वो जो प्रेस ब्रीफिंग है वो इंग्लिश में थी, तो हो सकता है कि हमारे जाहिल पड़ोसी को वो बातें समझ में ना आई हो। इसके अलावा एक और अपडेट है कि एनआईए ने पहलगाम वाले मामले में जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी करी है, जिन्होंने इस बात का भी खुलासा किया था कि पहलगाम हमले में जो सुअर शामिल थे तो उनमें से 3 सुअर पाकिस्तानी थे। और अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का भी खुलासा किया गया है कि पहलगाम के हमलावरों में से एक हमलावर हासिम मूसा उर्फ सुलेमान भी था, और इसका कंफर्मेशन मिला है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल फोर्सेस एसएसजी का कमांडो रह चुका है। और इस बात की पूरी संभावना है कि हासिम मूसा को एसएसजी के द्वारा ही लश्कर में शामिल करवाया गया था भारत में इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एनआईए सोर्सेज के हवाले से बताया गया है करीब 15 और ओवरग्राउंड वर्कर्स ऐसे हैं जो कि हमलावरों के साथ टच में थे और जिनके पास इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में पार्शियल नॉलेज भी थी। और टेक्निकल सर्विलियंस से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जो हमलावर थे तो वो लश्कर के मास्टरमाइंड्स के साथ चाइनीज ऐप अल्ट्रा के माध्यम से टच में थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपनी लेटेस्ट स्ट्राइक में वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न ईरान में 6 एयरपोर्ट्स को टारगेट किया है, जहां पे रनवेज, अंडरग्राउंड हैंगर्स, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, F-14, F-5 और AH-1 एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है। इसके अलावा इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने आज ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट के रूट्स को भी टारगेट किया था ताकि कोई भी इस साइट को एक्सेस ना कर पाए। वहीं इजराइल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आज दिन में उन्होंने 6 और महत्वपूर्ण टारगेट्स पर स्ट्राइक करी थी, जिनमें शामिल है इजराइल के IRGC और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांड सेंटर्स और एसेट्स, बसीज हेडक्वार्टर्स, अल्ब्रूस कोर, थार अल्लाह कमांड सेंटर, सैयद अल सऊदा कोर और जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने
अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ईरान में पॉसिबल रिजीम चेंज की बात भी कही है। और जबकि यूएस स्ट्राइक के बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा था कि हमारे लिए अब युद्ध शुरू हो गया है। और जबकि ईरान की मीडिया में यह क्लेम किया जा रहा था कि अब से इस रीजन में हर एक अमेरिकन सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल दोनों ही ईरान के लेजिटिमेट टारगेट रहेंगे। और जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर का भी कहना है कि जो भी इस रीजन में ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपने टेरिटरी का इस्तेमाल करने देगा तो ईरान उस कंट्री को भी अपने लेजिटिमेट टारगेट के तौर पर कंसिडर करेगा। इसके अलावा ईरान की मीडिया की तरफ से यह भी क्लेम किया गया कि ईरान ने सीरिया में यूएस के मिलिट्री बेस को टारगेट किया है। हालांकि फिलहाल अभी इस पर अमेरिका की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। बाकी आज रशिया में ईरान के विदेश मंत्री ने रशियन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करी थी और रशियन प्रेसिडेंट ने ईरान के लोगों के सपोर्ट में जरूरी कदम उठाने की बात कही है। और जबकि चीन के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बताया गया है कि चीन, रशिया और पाकिस्तान UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में ईरान की सिचुएशन को लेकर एक ड्राफ्ट प्रपोज कर रहे हैं जिसमें इमीडिएट और अनकंडीशनल सीज फायर, सिविलियंस की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून की रिस्पेक्ट और डायलॉग और नेगोशिएशन में इंगेज होने की बात की गई है। और जबकि ईरान की तरफ से भी इसराइल पर करीब 10 मिसाइल्स को लॉन्च किए जाने की रिपोर्ट है, जिनमें से 2 मिसाइल्स मिड फ्लाइट फेल हो गई थी, 6 को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया गया था और 2 मिसाइल्स इसराइल की टेरिटरी में लैंड हुई थी, जिसमें से एक मिसाइल ने इसराइल के साउथ में स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी को हिट किया है और जिससे पावर सप्लाई डिस्टर्ब हुई है। और बाकी ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख ने यूएस की स्ट्राइक्स के बाद कुछ मजबूत एक्शंस लेने की बात कही है। सोशल मीडिया पर एक मोहतरमा क्लेम करते हुए दिख रही है कि एक बहुत बड़ी संख्या में राइट विंग भारतीय दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं और वे इजरायली डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें मुस्लिम्स को मारना है। तो आपको बता दें कि ये जो क्लेम है पूरी तरह से फर्जी है, जिसकी पुष्टि खुद इजरायली ऑफिशियल्स की तरफ से भी की गई है, जिसमें उन्होंने इसे 100% फेक न्यूज़ बताया है और उस मोहतरमा से पूछा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से, और स्पष्ट कर दें कि इजरायली एम्बेसी के बाहर ऐसी कोई भी लाइन नहीं लगी है और ना ही कोई भारतीय इजरायली डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और ये पूरी तरह से एक फेक न्यूज़ है जो कि सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ फैलाई जा रही है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आई कि भारत ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के कन्वेंशनल वर्जन को विकसित करने पर काम शुरू किया है। और ये जो कन्वेंशनल अग्नि 5 मिसाइल होगी ये 2 तरह के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम होगी, जिसमें से एक होगा एयरबस वॉरहेड बड़े सरफेस एरिया पर ग्राउंड इंस्टॉलेशंस को डैमेज करने के लिए, दूसरा होगा बंकर बस्टर वॉरहेड जो कि 80 से 100 मीटर डीप भी टारगेट्स पर स्ट्राइक करने में सक्षम होगा। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतसर में पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिनमें से एक भारतीय सेना का सिपाही भी है। और ANI के साथ बातचीत में अमृतसर रूरल पुलिस के SSP मनिंदर सिंह ने बताया है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गुरप्रीत गोपी जो कि भारतीय सेना में एक सिपाही है, तो वो ISI के साथ कांटेक्ट में था और ये अपने एक दोस्त साहिल के साथ मिलकर कुछ सस्पिशियस मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कर रहा था। और गुरप्रीत को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट सेक्शन 359 के तहत गिरफ्तार किया गया है। और जो एक गुरप्रीत है वो जम्मू में पोस्टेड था और उसको डिटेन किए जाने के बाद इसके पास से काफ़ी सारा डेटा भी बरामद किया गया और एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही FIR दर्ज की गई थी और इसे गिरफ्तार किया गया था। और इसके बारे में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी सूचित किया गया और एक जॉइंट इंटरोगेशन जारी है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2006 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन शशि भूषण वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP मोहम्मद आयूब पंडित ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान कैप्टन हरपाल सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टैक्टिकल यूनिट का नाम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।